हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिव्यू करेंगे ज्योति लैब्स। ज्योति लैब्स मेरे अटेंशन में इसलिए आया क्योंकि मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, जिसपे नालंदा कैपिटल के जो फंड मैनेजर हैं उनका स्टेक ज्योति लैब्स में था। और उनका काफी रिप्यूट है, काफी नाम है। $5 बिलियन इन एसेट अंडर मैनेजमेंट है। और इसमें वो क्लोज टू 5% प्लस स्टेक रखते हैं ज्योति लैब्स में। तो मैं बस समझना चाहता था कि उसमें ऐसी क्या बात है कि नालंदा कैपिटल के फंड मैनेजर इसमें इन्वेस्टेड हैं, राइट। ऑल्दो मैं कहना चाहूंगा कि इसको रिव्यू करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी मतलब उनका एक पेशेंट प्ले है। और कुछ टर्न अराउंड पे वो प्ले कर रहे हैं, बट जितना मेरे को दिख रहा है, जितना ग्रोथ ट्रेजेक्टरी और ये सारी चीजें मुझे दिख रही हैं, मुझे तो मैं तो इस स्टॉक से कोसों दूर रहता, राइट। क्योंकि मुझे इसमें वो बात नहीं लग रही है, वो ग्रोथ नहीं लग रहा है। ये काफी मतलब स्लो ग्रोइंग कैटेगरी में है। और ज्योति लैब्स अगर मैं बात करूँ तो उजाला ब्रांड इनका है, हेनको इनका है, मार्गो इनका है, और इंसेक्टिसाइड्स, पर्सनल केयर और ये सारे में ये लोग हैं। तो अगर हम इनका क्विकली एक ओवरव्यू देखें तो ये कुछ ब्रांड्स हैं जो इनमें ये ऑपरेट करता है। और मुझे लगता है ये जो ब्रांड्स है ये काफी क्लटर्ड मार्केट में है। अगर आप इनके मार्जिन्स भी देखें तो मार्जिन्स काफी मतलब लो है, और ग्रोथ भी काफी लो है। प्रॉफिटेबिलिटी जो ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स में रिपोर्ट करने वाला है, ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से लोअर होने वाला है। तो मतलब मुझे ऐसा कुछ टर्न अराउंड दिखता नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो ये 1983 में फाउंड हुआ था, मिस्टर एमपी रामचंद्रन। तो इनका स्टोरी ऐसा था कि इनका कैपिटल, इनका जॉब चला गया था और इनका कैपिटल एक तरीके से एक बिजनेस में फ्लो होना था। तो उन्होंने अपने बेटी के नाम पे इसको स्टार्ट किया था। उनका नाम बेटी का नाम ज्योति है। और ज्योति जो है अब वो बोर्ड पे आ चुकी है, वो बड़ी हो गई है और मतलब वो बोर्ड पे अब ऑपरेट करना शुरू कर दी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि उनमें वो पंच या वो बात है नहीं जो एक एक इनोवेटिव मैनेजमेंट में होना चाहिए। क्योंकि अम, इनके जो भी डिसीजंस मैंने देखे हैं या जो भी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में देख रहा हूँ, तो एक तो प्राइस वॉर, काफी स्ट्रांग प्राइस वॉर चल रहा है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कंपनी पे काफी चल रहा है। इनका जो भी रूरल डिमांड है वो ठीक चल रहा है, बट कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है उस पे, ग्रॉस मार्जिन्स पे डेफिनेटली एक पुश चल रहा है। और इनके कॉम्पिटिटर्स अगर हम देखें, आईटीसी, एचयूएल, डीप पॉकेट्स, इसमें जो पूरा गेम है एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन का है। और एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन इस साल पे इन्होंने एक मतलब 1-2% कम किया है टू ऑफसेट द हायर इन्फ्लेशनरी कॉस्ट, राइट। तो बहुत ही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, और मेरे को लगता है ये पुलक प्रसाद का एक लॉन्ग टर्म प्ले है, वेरी अल्ट्रा लॉन्ग टर्म प्ले। तो अगर इनके कुछ ब्रांड्स देखें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फैब्रिक केयर में उजाला जो है ये 85% मार्केट शेयर होल्ड करता है इंडिया में, राइट। और नंबर वन अपने कैटेगरी में है उजाला, राइट। ईएक्सो और प्रिल जो है डिश वॉशर, ये नंबर 2 में आता है। इसका क्लोज टू 13-14% मार्केट शेयर है। और मॉस्किटो रेपेलेंट कॉयल और ये सब बाय वॉल्यूम में मैक्सो देखे तो इसका नंबर 2 है, आई थिंक। गुड नाइट जो है उसका हाईएस्ट होना चाहिए, गोदरेज का हाईएस्ट होना चाहिए, बट डेफिनेटली आप उसको लुकअप कर सकते हैं। ये सारी जो कंपनियां हैं एक दूसरे के साथ compete कर रही हैं। आईटीसी, डाबर, इनका जो मार्गो ब्रांड है उसमें डाबर इनके पीछे पड़ा है क्योंकि थोड़ा आयुर्वेदिक साइड पे है ये। और हर कैटेगरी में अगर आप देखेंगे इंटेंस कंपटीशन है, राइट। तो इन्होंने जोविया भी लॉन्च किया है, जोविया रिसेंटली लॉन्च किया है, जो कि एलोवेरा और लेमन स्मेल में लॉन्च किया है इन्होंने। बट इसका तो नाम भी नहीं सुना था मैंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन खोलने से पहले। तो मतलब देखते हैं, आई थिंक ये कंपनी कैसा करेगा। बट मैं ऑब्जेक्टिवली इसको एक बार दिखा देता हूँ। आई थिंक 2844 दिन रेवेन्यू किया था FY 25 में। आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन का तो पूरा गेम है, तो 3.6 मिलियन आउटलेट्स, 1.3 मिलियन आउटलेट्स, डायरेक्ट रीच। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स 23 हैं और 9900 चैनल पार्टनर्स हैं। इनका हम आगे जाके देखेंगे कि इनके जो ब्रांड एम्बेसडर्स भी हैं वो भी बड़े बड़े नाम हैं। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन एक बहुत बड़ा पार्ट है, वो रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू भी एक बहुत बड़ा चंक बैठता है, right? तो अभी मार्केट सिनारियो जिसकी मैं बात कर रहा था, अभी ये लोग कह रहे हैं कि रूरल डिमांड रिमेन्स रेजिलिएंट सपोर्टेड बाय ग्रेजुअल रिकवरी इन अर्बन कंजम्पशन। ठीक है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कुछ डालना होता है तो इन्होंने डाल दिया है।
बट ग्रोथ और ये सब मोमेंटम अगर आप कैटेगरी वाइज देखेंगे तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ ट्रैक्शन आपको दिखेगा नहीं. Volume growth is gaining momentum driven by improving urban demand while rural consumption continues to stay strong. और ये कह रहे हैं कि जनरल ट्रेड स्टार्टेड गेनिंग मोमेंटम, क्विक कॉमर्स स्केलिंग अप रैपिडली एंड इमर्जिंग एज अ सिग्निफिकेंट एफएमसीजी सेल्स चैनल. बट ऑब्वियसली मतलब क्विक कॉमर्स का अवेलेबिलिटी इंडिया में मतलब एक तरीके से अर्बन में ही सीमित रहता है. ऑल्दो आई एग्री कि उसका उस कैटेगरी का ग्रोथ काफी हाई रहता होगा, बट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स आई एम क्वाइट श्योर कि वो एक स्मॉलर पार्ट होगा. राइट. ग्रॉस मार्जिन आर अंडर प्रेशर ड्यू टू लोअरिंग ऑफ प्राइसेस. तो प्राइस वॉर चल रहा है राइट इस कैटेगरी में सारे प्लेयर्स के बीच, और कंज्यूमर ऑफर्स दिए जा रहे हैं, और इन्फ्लेशनरी ट्रेंड भी एक तरीके से जो जो चीजें ही अपने प्रोडक्ट्स में डाल रहे हैं उसमें एक इन्फ्लेशनरी ट्रेंड दिख रहा है. राइट. तो ये सारे कॉम्बाइन होके मतलब एक तरीके से आपके बॉटम लाइन को काफी हार्ड हिट कर रहे हैं. और आप बॉटम लाइन में जो जो भी आप फ्री कैश फ्लो बना रहे थे उसमें आप री इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि आपके नए ब्रांड्स आए, आप थोड़ा सा अहेड ऑफ द कर्व रहे. बट पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अब रिलायंस कंज्यूमर भी घुस चुका है. तो रिलायंस जहां भी घुसता है तो एक तरीके से डिसरप्शन डिसरप्शन को मद्देनजर रखते हुए घुसता है. तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आई थिंक इन नेक्स्ट 2-3 इयर्स कैसा इस बिजनेस के लिए चलने वाला है और क्या होने वाला है. इट्स वर्थ वॉचिंग आउट फॉर. एंड आई थिंक इवन नालंदा कैपिटल का जो स्टेक इसमें है वो कैसे डिप्लॉय उसको निकालते हैं, कम करते हैं. बिकॉज 5% इज अ सिग्निफिकेंट स्टेक राइट फॉर 8,000 करोड़ कंपनी. तो अगर तो मतलब काफी सिग्निफिकेंट स्टेक बनता है राइट. तो रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू 740 करोड़ की थी जो 5.1% से इंक्रीज हुई है. वॉल्यूम जो है वो 7.2% से इंक्रीज हुई है. तो मतलब बहुत ही कम कम ग्रोथ रेट्स है. मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कंपनी जिसमें एटलीस्ट 15 से 20% ग्रोथ रेट ना हो वो मतलब आप अगर अल्फा क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप बैठना चाहते हैं इन द कैटेगरी ऑफ 7% फिक्स डिपॉजिट टू 15%, मतलब एक एक कैटेगरी इंडेक्स फिक्स डिपॉजिट और इंडेक्स के बीच बैठना चाहते हैं तो मे बी दिस इज एन ऑप्शन. बट उसमें ये रिस्क भी हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी ये इतना मेच्योर सेगमेंट में है और इतने कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स फेस कर रहा है, तो डाउनवर्ड रिस्क उसमें हो जाता है. तो मतलब आई डोंट लाइक टेकिंग रिस्क, आई लाइक टू बी कंजर्वेटिव इन माय अप्रोच. तो मतलब मुझे तो ये स्टॉक समझ में ही नहीं आया, और ये नालंदा कैपिटल का पिक भी मुझे समझ में नहीं आया एक तरीके से. यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन देखेंगे तो 46.5% वर्सेस 49.8%. तो ग्रॉस मार्जिन की जो बात कह रहे थे कि उसमें हिट आया इन्फ्लेशनरी प्रेशर और प्राइस ड्रॉप्स और वो सारी चीजें, तो उनको भी अपना प्राइस एडजस्ट करना पड़ा जिसकी वजह से ग्रॉस मार्जिन में डेफिनेटली एक हिट आया है. अब ये एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन स्पेंड जो है ये 56.8 करोड़ का इन्होंने किया है राइट. पिछले साल में इन्होंने 63.7 करोड़ का किया था. मतलब तो इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर, तो क्यू थ्री का कंपैरिजन चल रहा है. तो आप देख रहे हैं कि ऑफसेट करने के लिए ग्रॉस मार्जिन को मे बी इन्होंने अपना स्पेंड जो है उसको थोड़ा कम रखा है. एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू भी वो कम है. बट ऑल्दो द रेवेन्यू वुड हैव ग्रोन, तो मतलब फिर भी वो नंबर कम है राइट. तो उसको एक कम ही रखा है. तो ऑपरेटिंग एबिटा एट 15%, 110.7 करोड़ वर्सेस 16.5%. तो ऑपरेटिंग एबिटा परसेंटेज भी हायर था लास्ट Q3 2025. तो उसमें भी एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है. पैट आप देखेंगे तो 81.1 करोड़ अगेंस्ट 87.4 करोड़. तो रेवेन्यू आप देखेंगे 740 करोड़ पे और पैट 81.1 करोड़ का. अभी थिन मार्जिन पे चल रही है कंपनी. और अगर कुछ डिसरप्शन आता है और अगर कोई नई कंपनियां विद अ लॉट ऑफ ट्रक लोड ऑफ कैश अगर आती है टू ट्राई एंड डिसरप्ट दिस, then there will be further competitive pressures and there will be further price wars, and this can have a negative impact on the books profit and loss accounts of the company. अगर हम YTD की बात करें कंबाइनिंग Q1 Q2 एंड Q3, तो इसमें देखेंगे कि रेवेन्यू 2.2% से बढ़ा है विच इज हार्डली एनीथिंग. वॉल्यूम ग्रू बाय 4.5%. ग्रॉस मार्जिन वो है मतलब 47.5 टू 50.4% पे. और एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन देखेंगे 8% ऑफ नेट सेल्स. तो आई थिंक वो 7 to 9% पे वो फ्लोट करता रहता है. एबिटा
आई थिंक लास्ट वाईटीडी 17.8% था, काफी बढ़िया था। इस बार 15.9% है, जो कि लोअर। और इवन पैट अगर आप देखेंगे तो पैट भी इस बार लोअर, इस सेम पीरियड में लोअर आ रहा है। तो इवन द ट्रेलिंग 12 मंथ में जो पैट आ रहा है वो लोअर आ रहा है कंपेयर टू लास्ट पीरियड, लास्ट 12 मंथ्स। तो परफॉर्मेंस अक्रॉस कैटेगरीज अगर देखेंगे तो कैटेगरी इन्होंने 4 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है: फैब्रिक केयर, डिश वॉश, पर्सनल केयर एंड हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स। All of them face intense competition. There is no dearth of competition. ITC, Dabur, HUL, Reliance Consumer, and many more. I think there will be many more, which maybe not deep pocketed, but would have other smart strategies. फैब्रिक केयर में अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो 9.2% का ग्रोथ हुआ है, वाईटीटी में 6.2% का। 2 ईयर सीएजीआर देखेंगे तो 9.2%, और 4 ईयर सीएजीआर देखेंगे तो 14%। तो डिश वॉश में डी ग्रोथ हो रहा है, इसमें काफी कॉम्पिटेटिव प्रेशर्स काफी ज्यादा दिख रही हैं। और Q3 FY26 में हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स में ग्रोथ दिखा है, बट 4 ईयर सीएजीआर में उसमें डी ग्रोथ दिखा है। कंपनी के परफॉर्मेंस भी अगर आप देखें तो 740 करोड़ करंट ईयर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वेर एज प्रायर ईयर क्वार्टर एंडेड प्रायर ईयर इट वाज 704 करोड़। तो परसेंटेज चेंज इज हायर बाय 5.1%, बट द पैट इज लोअर बाय 7.2%, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे A&P टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7.7 टू 9, 9 to 7.7, तो देयर हैज बीन अ ड्रॉप इन एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन एज compared टू रेवेन्यू। एंड पैट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो पैट मार्जिन में भी उसका इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, 12.4 से 11% पे वो दिख रहा है। तो ये एबिटा प्रीवियस पीरियड से करंट, तो करंट Q3 वर्सेस YTD ये दिखा रहे हैं कि कैसे उसमें मूवमेंट हुआ है प्रीवियस पीरियड कंपेयर टू करंट पीरियड। तो ये प्रीवियस पीरियड मतलब प्रीवियस ईयर्स एबिटा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रॉस मार्जिन पे एक -3.3% का हिट आया है। दैट इंक्लूड्स ऑल द फैक्टर्स दैट वी मेंशन्ड। एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन पे 1.4%, दैट मींस उन्होंने एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन कम किया है, तो उसकी वजह से एबिटा आपका बढ़ा है, राइट। तो दे हैव ट्राइड टू ऑफसेट, सेइंग दैट कि शेयर होल्डर्स की आंखों में उतना बढ़िया नहीं लगेगा, तो लेट अस ट्राई एंड ऑफसेट कि हम एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स थोड़ा कम कर देंगे। बट जो भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर और प्राइसिंग वॉर चल रहा है उसको ऑफसेट करने के लिए थोड़ा हम कम कर देंगे, ताकि एबिटा परसेंटेज इतना कम ना हो जाए कि, क्योंकि अगर वो इसको भी अगर उतना ही प्रायर लेवल्स पे रखते हैं, 1.4% को रखते हैं, तो ये जाके क्लोज टू 13.6% हो जाता है, राइट। तो 16.5 से 13.6 अगर हो जाता तो आपका 3 परसेंटेज पॉइंट्स का डिफरेंस। तो उसमें मतलब कॉन कॉल में तो मतलब पूछ पूछ के हालत खराब कर देते सीईओ का, ज्योति का और चेयरमैन का, मतलब जो भी बोर्ड में बैठे हैं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है चलो एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन में थोड़ा कम कर देंगे, और जो ग्रॉस मार्जिन में प्रेशर आ रहा है उसको ऑफसेट कर देंगे। यहाँ अगर आप देखें कैटेगरी वाइज बिजनेस शेयर, राइट, तो फैब्रिक केयर में 36% है। अम, और 36% है, उसमें जो उजाला बैठता है उसमें 85% मार्केट शेयर इंडिया का उस कैटेगरी में उजाला के पास है। डिश वॉशिंग में 33% है। बहुत इंटेंस कंपटीशन वाला सेक्टर है ये, तो आपका 33%, 1/3 ऑफ द बिजनेस इज फेसिंग इंटेंस कंपटीशन। तो quite interesting that there are lots of DIIs और फंड मैनेजर्स इन्वेस्टेड इन दिस। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ब्लाइंडली उनका देख के कि अरे LIC ने इन्वेस्ट किया, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया, तो हम भी इन्वेस्ट कर देते हैं। उनके रिसर्च टीम और रिसर्च एनालिस्ट बैठे होंगे, तो इट डजंट वर्क आउट दैट वे। मतलब इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द टोटल साइज दैट दे आर इन्वेस्टेड ऑल्सो। दे आर मैनेजिंग करोड़ वर्थ ऑफ मनी। सो रिटेल इन्वेस्टर को अगर एक आइडिया अगर उनसे लेना है तो वो बात अलग है, बट ब्लाइंडली उनको फॉलो करना काफी डेंजरस हो सकता है। तो मैं डेफिनेटली एक कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये स्टॉक खरीदिए या ना खरीदिए, मैं बस अपना व्यू प्रेजेंट कर रहा हूँ इन लाइट ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन जो मेरे को दिख रहा है, राइट। तो आप अपना कॉल लीजिए, अब आप, आपका कॉल, आपका प्रॉफिट, आपका लॉस, तो प्लीज डू कीप दैट इन माइंड।
कैटेगरी अप्रोच हम देखें फॉर FY 26, तो फैब्रिक केयर में इनका FY 26 का अप्रोच ये है कि इनोवेशन पे ये लोग काम करेंगे। डिटर्जेंट्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फिर डिटर्जेंट का जो पोर्टफोलियो है उसको एक्सपैंड करेंगे। उसको प्राइस डिफरेंट डिफरेंट प्राइस कैटेगरी में लेके आएंगे। और कोशिश करेंगे कि उसमें सुपीरियर परफॉर्मेंस लेके आए। तो फैब्रिक केयर जो है इनका, और मैंने जो इंटरव्यू सुना है, आई थिंक ज्योति के मैंने इंटरव्यू सुने हैं, तो उसमें वो फैब्रिक केयर पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी डालती है। तो अभी 11% है, बट आई वोंट बी सरप्राइज कि ये जो 11%, अगर ये चाह मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 11% है ये इसको डिश वॉशिंग से फ्लिप करना चाहती है। तो दैट बी इंटरेस्टिंग टू वॉच हाउ शी गोज अबाउट इट, बिकॉज इसमें काफी सारे फॉर्मुलेशन और ये सब का गेम होता है। तो R&D बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, और पूरे प्रेजेंटेशन में आई थिंक R&D का आर का भी जिक्र नहीं है। तो पता नहीं, आई थिंक कितना परसेंटेज वो R&D पे डाल रहे हैं। अगर आपको पता है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो, बिकॉज प्रोडक्ट लाइक दिस, स्टॉक लाइक दिस विदाउट R&D, इट वुड गो नोवेयर, राइट। डिश वॉशिंग में ये कह रहे हैं कि ड्राइव इनोवेशन, एक्सपैंड अ डिश वॉश पोर्टफोलियो टू स्ट्रेंथन ब्रांड इक्विटी, deliver superior value and grow market share across format and price points। तो सेम आई थिंक इन्होंने कंट्रोल C कंट्रोल V कर दिया है। सिमिलर चीजें हैं, बट मतलब अगर ऑनेस्टली बताया जाए, क्रक्स ऑफ द मैटर पे बात किया जाए, तो इंटेंस वॉर है, एंड दे विल बी बेटर ऑफ lowering the percentage that they have in dishwashing, right? हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड, आई थिंक वही सारी चीजें ये लोग कह रहे हैं। तो लेट्स मूव ऑन, आई थिंक। तो दीज आर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट दे हैव, उजाला, एंड some of the brand ambassadors they've showcased, I think Shilpa Shetty with the dishwashing segment, Pril and Exo. Then they have Rashi Khanna for Margo। मुझे समझ नहीं आया कि ये लोग मार्गो को इन्होंने एक्वायर किया था। मार्गो ने हेनको हेनको एक जर्मन कंपनी थी, हेनको को इनको एक्वायर किया था। बट सिंस देन मतलब इनका खुद का प्रोडक्ट कैटेगरी इज डिपेंडेंट ऑन फ्री कैश फ्लो को यूटिलाइज करके एक्वायर करना। बट न्यू फॉर्मुलेशंस, न्यू प्रोडक्ट्स, और कुछ मतलब वो जो बात है जिसमें मतलब वो वाली बात है ना, जैसे इन्फोसिस अपना कांस्टेंट कैश फ्लो को लेके मतलब वो उसको आगे बायबैक करते जा रहा है, डिविडेंड देते जा रहा है। डिविडेंड और बायबैक कोई समझदारी की बात नहीं है, वो बस ये दिखाता है कि आपके पास वो कैश खुद से यूटिलाइज करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, राइट, या केपेबिलिटी नहीं है, या कॉन्फिडेंस नहीं है। ब्रांड्स जिनमें वो एबिलिटी है कि वो कैश खुद से यूटिलाइज करें, दो स्टॉक्स आर द वंस विच देन रन। बर्कशायर हैथवे के केस में हमने देखा, बर्कशायर हैथवे को पता था कि अगर कैश उनके पास रहे तो वो कैश अच्छे तरह से डिप्लॉय कर सकते हैं और वो शेयर होल्डर वेल्थ बना सकते हैं, और उन्होंने बनाया। उन्होंने ऐसे टाइम पे एप्पल को उठाया जो पूरा मार्केट उसके अगेंस्ट जा रहा था, और वो सारी चीजें। बट यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ कि कंपनी अक्वायर तो कर रहे हैं, बट R&D पे स्पेंड नहीं कर रहे, राइट। और ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहे अपने प्रोडक्ट्स को। जैसे आई थिंक मुझे समझ में नहीं आया कि मार्गो इतने समय से चले आ रहा है, राइट, मेरे बचपन से चले आ रहा है। अभी भी एक ही सोप ब्रांड सोप था इसमें बार में, और अभी ये एलोवेरा और लेमन का कुछ लेके आए। तो मतलब कुछ तो मिसिंग, आई थिंक कुछ तो ओवर कॉन्फिडेंस की बात है, या कैपिटल एलोकेशन ढंग से नहीं हो रही है। तो मतलब not all leaders are great capital allocators, but they need to be, because without that, if you are trying to win a game of winning stakeholder or shareholder confidence, then it becomes really difficult, right? तो ये कुछ सेलिब्रिटीज हैं इस ब्रांड के साथ एसोसिएटेड। और वे फॉरवर्ड, आई थिंक काफी जेनरिक चीजें इन्होंने कही है, कुछ मतलब कुछ प्रॉपर इन्होंने कहा नहीं है। अगर यहाँ पे आप देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, पब्लिक 8%, DII 18.85%, और इसका भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पब्लिक जो है, जो इसमें है वो घुसती जा रही है, जो रिटेल पब्लिक है वो बढ़ती जा रही है, राइट। और जो FIIs हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो वो ये दिखलाता है कि मे बी FIIs नो अ लिटिल बिट मोर, एंड देर इज समथिंग विच इज हैपनिंग इन द स्टॉक। सो यहाँ पे अगर आप देखें, प्रमोटर्स का ये इंटैक्ट है सिंस मार्च 2023 में देख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ईयरली पे जाऊं तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे 62.89%,
कई सालों से, मतलब मार्च 2020 कोविड के समय से। एफ आई आई देखेंगे आप 14.7, और अब धीरे धीरे करके इन्होंने अपना काट मतलब स्टेक कम करना शुरू कर दिया, 12.77% पे आ गए, राइट। यहाँ पे अगर आप नालंदा इंडिया इक्विटी फंड का भी देखें ना, तो उसमें आपको दिखेगा कि they initially went with 6.02%, but now they have brought it down to 5.72. He started off with 2.35. So that's what Pulak Prasad started off with. And now he's brought it down to 5.72%, right? और ये शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आप देखिए, ये नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, ये क्रेज, एक हर्ड बनता जा रहा है, जो मतलब बढ़ता ही जा रहा है। 2,23,801 ग्रेट shareholders of this company who are invested, right? तो ये एक चीज है। तो अगर हम थोड़ा सा आई थिंक स्क्रीनर एनालिसिस भी कर लेंगे बिफोर गोइंग आउट एंड क्लोजिंग दिस आउट। तो मार्केट कैप इसका 8970 करोड़ पे बैठा है, स्टॉक का पी 26 है। वन थिंग विच इज रियली इंप्रेसिव इज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियोज, विच 37.1%, 29% पे बैठा है। अगर आप इसका बुक वैल्यू देखें 39.2, तो प्राइस टू बुक का भी अगर आप कंपैरिजन करें 6.24, जो कि काफी मतलब हायर साइड पे है फॉर अ कंपनी लाइक दिस विथ हार्डली एनी ग्रोथ। और स्टॉक का पीई भी 26 है। अगर ये मतलब मेरे को 1 के पीई में मिलता ना, तब भी मैं नहीं लेता, राइट। क्योंकि इतने स्लो ग्रोथ से मतलब अगर ये चीप भी मिलता मेरे को, तो आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट, राइट। तो मतलब आई थिंक वैल्यूएशन इज नॉट अ कंसर्न, इट्स जस्ट दैट the way this company is handled and the way the place which this company is going is not attractive enough for me, right? तो डेट टू इक्विटी अगर देखें तो 0.04, तो हार्डली एनी डेट में भी उनको ले लेना चाहिए, कुछ नए ब्रांड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या आर एन डी हार्ड कोर करना चाहिए, बट दे आर मोर कंसर्न अबाउट गिविंग आउट डिविडेंड्स। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1.43% का डिविडेंड यील्ड है। तो इनके पास जो कैश आ रहा है, दे जस्ट वांट कि उनके जो सीनियर एग्जीक्यूटिव, सीनियर लीडरशिप है, उनका जो भी ईसॉप का पूल है, उसका प्राइस बढ़िया तरीके से मेंटेन रहे, और उसके अट्रैक्टिवनेस मेंटेन करने के लिए वो डिविडेंड परसेंटेज दे रहे हैं। बट हाईली क्वेश्चनेबल आई थिंक फ्रॉम from the competition side, and let's see, I think it's a how this pans out. So that's it from my side on this edition. Please do let me know in the comment section what you thought about the analysis, whether you, if you do have a contrarian view and you are you love this stock, do also let me know in the comment section. Please do subscribe to the channel. I do see that close to 93% of the people do view the channel, but are not subscribed. Your subscription helps me in constantly keeping my motivation high and being more regular on this. Thank you so much and have a lovely day ahead.